इसके बाद तुम पक्का मर सकते हो। पर जीवन में जाते जाते आखिरी संदेश ये याद रखना, इस संदेश को सुनने मात्र से तुम्हारे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानियां हो, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, वो रहेगी नहीं, उसका कोई मोल ही नहीं रहेगा। तो ये कहानी दो दोस्तों की है। कहानी थोड़ी सच्ची है, अगर आप समझ पाए तो। एक स्कूल में दो दोस्त बने। एक का नाम था विवेक और एक का नाम था अहम। दोनों एक जैसे ही थे, पर जो विवेक था वो थोड़ा शर्मीला था। वो अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो किसी ग्रुप में अपने आप को बैठा नहीं पा रहा था। हर कोई उसका मजाक उड़ाता था। शुरू शुरू में जो अहम था वो विवेक के संग रहता था, क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। तो दोनों आमने सामने घर में रहते थे, साथ में खेलते थे। जैसे ही वो स्कूल में जाते हैं, वो देखता है कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं वो विवेक का बहुत मजाक उड़ाते हैं। जब वो ये देखता है, वो शुरुआत में तो उसके लिए लड़ने की कोशिश करता है, पर वो धीरे धीरे ये देखता है कि जैसे ही बात मेरे ऊपर आ रही है और मैं इन लड़कों के ग्रुप में शामिल नहीं हो पा रहा हूं, तो वो थोड़े समय बाद विवेक के संग बैठना बंद कर देता है। पर विवेक शुरुआत से जानता है कि ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, ये जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं, और मैं हमेशा से इनके संग नहीं रहूंगा। क्योंकि वो इससे पहले दूसरे स्कूल में पढ़ता था, वो उनको छोड़ के दूसरे स्कूल में आया था, उसके संग भी वहां पर ऐसा होता था। तो जो भेदभाव था वो इसलिए होता था क्योंकि एक तो विवेक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, और दूसरा वो थोड़ा अलग था। जब भी हम किसी ग्रुप में थोड़े अलग दिखते हैं, उनकी जैसी बात नहीं करते हैं, उनकी जैसी समझ नहीं रखते हैं, भले ही हम सही हों, पर उनके जैसा ना होने की वजह से वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बुली करते हैं। अहम जो उनका दोस्त था, वो ये देखते देखते उसका साथ छोड़ देता है और वो उस ग्रुप में अपने आप को फिक्स कर देता है, क्योंकि उसको उस ग्रुप की बातें अच्छी लगती हैं। उसको लगता है मजाक ही तो कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो धीरे धीरे करके उस ग्रुप में बैठता है और साथ में अब विवेक का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अब विवेक को थोड़ा धक्का लगता है कि जिसको वो दोस्त समझता था, क्योंकि वो किसी को दोस्त बनाता नहीं था, उसके घर के पास रहता था, वो उसका स्टार्टिंग से दोस्त था, अब वो भी उन ग्रुप के संग मिलके उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अब उसका ये समय बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब उसका हर एक पल स्कूल में दम घुटने लगा था, क्योंकि अब कोई अपना उसको परेशान कर रहा था। जब तक पूरी क्लास, टीचर्स या मोहल्ले के लोग उसे परेशान करते थे, उसे आदत पड़ चुकी थी। उसे उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और उसे किसी और की ग्रुप में अपने आप को फिक्स भी नहीं करना था। पर वो जब उसने पहली बार देखा कि जो उसका दोस्त अहम है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, उसकी सरलता को देख के वो उसका उपहास उड़ा रहा है, उसे गालियां दे रहा है, उसे दुख पहुंचा करके वो पूरे ग्रुप के संग हंस रहा है, उसे इस चीज में बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब पहली बार हमेशा से विवेक थोड़ा थोड़ा दुखी होता था, पर उसका दिल टूटना शुरू हुआ। उसे धक्का लगा। वो 7 दिन स्कूल नहीं गया। वो 7 दिन में से 3 दिन अपने आप से ये बात करता रहा, ऐसा क्यों हुआ, मैं उसे दोस्त मानता था। फिर उसने चौथे दिन जब सुबह सुबह उठा, उसने सूरज को देखा और उसे एक इंसिडेंट याद आया कि पिछले स्कूल में वो अकेला था और उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे समझ में आया कि मैंने अहम से अपेक्षाएं रखी कि मेरा साथ देगा और मुझे समझेगा, और उसने समझ लिया कि इसमें गलती मेरी है, मुझे अहम से अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वो एक दूसरा इंसान है, उसकी अपनी थिंकिंग है, वो उनके तरीके से मिल गया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये उसका स्वभाव है। विवेक ने अपने संग समय बिताया और बाकी के 4 दिन उसने सिर्फ अपने आप से बातें करी, और उसने 4 दिन बीते हुए पास्ट के बारे में बातें नहीं करी। उसने कुछ ड्राइंग्स बनाई, कुछ नई चीज़ें अटेंड करी, उसने अपने संग समय बिताया, सिर्फ अच्छा और अच्छी बातें करी। अब वो और ज़्यादा पहले से मजबूत हो गया था। पर जो अहम था वो एक तरीके से संगत में फंस गया था, क्योंकि उसे जो अटेंशन लोगों से मिल रही थी वो उसकी आदत पड़ गई थी। वो कभी अकेले चला ही नहीं था। धीरे धीरे करके स्कूल खत्म होता है, कॉलेज भी खत्म होता है, दोनों अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। दोनों की शादी होती है, दोनों की शादी टूट जाती है। फिर वो उसे फ़ोन करता है, अपने दोस्त को। अहम ने विवेक को फ़ोन करा और कहा कि उसकी शादी टूट गई है, उसे समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही विवेक ने समझाने की बात करी, वो उसका फ़ोन काट देता है, उसे ब्लॉक कर देता है। अब अहम किसी से बात नहीं करता और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है।
अपने परिवार से, अपनी दोस्तों से अपने आप को तोड़ने लग जाता है, क्योंकि अब वो कभी अकेला रहा नहीं है, उसने खुद के संग इतनी बातें नहीं करी हैं। अब वो अलग अलग चीज़ें चाहता है कि मुझे इस वजह से छोड़ा गया, मेरी पत्नी मुझे इस वजह से प्यार नहीं करती थी, जबकि उससे पहले उसके बहुत सारे संबंध रहे थे पर शादी नहीं हुई थी। पर वो अपने आप को अभी भी नहीं देख पा रहा है। थोड़े समय बाद उसकी डिमांड्स बढ़ती हैं। वो अपने आप को अमीर करने के लिए बहुत तरीके की चीज़ें यूज़ करता है। उसने खाने का व्यापार यूज़ किया, उसमें उसने बहुत केमिकल्स के खाने बनाए जिससे लोगों की तबीयत खराब हुई, पर उससे उसका बहुत अच्छा पैसा आया। उसने ऐसे ऐसे कपड़े के बिजनेस, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस करे जिससे नेचर को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची। उसने आसपास की नदियों को, तालाबों को, यहाँ तक कि उसने बहुत पेड़ काट दिए। उसे बस एक भूख थी कि मुझे बहुत बहुत पैसा कमाना है। अब उसके सिर्फ पैसा पैसा दिखता था। विवेक संयम से था, क्योंकि उसे शुरू से पता था कि कोई हमेशा साथ नहीं देता। अगर उसकी पत्नी को इतना साथ देना था, उसने अपने पति के लिए प्यार नहीं था, तो विवेक ने समझा ठीक है, वो मुझे प्यार नहीं करती, जिसे करती है वो खुश रहे, क्योंकि उसकी आदत वही थी कि वो खुश रहे, मैं अपने आप को देख लूंगा। पर अहम अब बढ़ता जा रहा था। अब उसे हर चीज चाहिए थी जिससे वो अपनी सोसाइटी में एक जगह बना सके, अपनी एक पहचान बना सके। अब उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो गई। पहाड़ों पे पहाड़ आ गए, उसके पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, उसके सारे बिजनेस ठप पड़ गए। अब वो सीधे सीधे रोड पर आने की कंडीशन में आ गया। अब मुझे सिर्फ एक रास्ता दिखा कि सब कुछ खत्म कर देते हैं, अब हम मर जाते हैं। तो वो जहां रहता था वहां एक पहाड़ी थी। वो भागा भाग पहाड़ी के पास गया और वहां से कूद गया। और जब वो कूद गया, वो देखता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। वो उड़ जाता है। वो देखता है कि एक अलग जगह पहुंच गया है। वह बहुत ज्यादा ही शोर था, वही शोर जो उसके दिमाग में हमेशा से चल रहा था। पैसा, कर्जा, उसने मेरे संग ये करा, वो सारी बातें औरों की उसके अंदर अभी भी चल रही थी। उसने कहा मैंने मरने की कोशिश करी पर मर नहीं पाया। थोड़े ही आगे एक आदमी अपनी भेड़ को चरा रहा होता है। उसके बाद बहुत सारी भेड़ें होती हैं और वो बहुत ज्यादा शांत दिखा उसे। उसे शांत देख के उसे बहुत गुस्सा आई। वो उसके पास जाके उसे सुनाने लग जाता है, बहुत गालियां देता है, बहुत कोसता है कि मैं यहां मरने के लिए आया था, तुमने पता नहीं ये भेड़ यहां पर फैला दी है, मैं मर भी नहीं पाया। वो उसकी तरफ देखता है, भेड़ चराने वाला फिर दोबारा से भेड़ चराने लग जाता है। वो देखता है कि हम इस पे कोई फायदा नहीं पड़ रहा बात करने का। अब वो और दूसरा मरने का तरीका सोचता है, पर वो जैसी नदी पार करने की कोशिश करता है वो उसे पार नहीं कर पाता। वो पीछे लौटने की कोशिश करता है तो पीछे भी नहीं लौट पा रहा है, जैसे मानो वो एक सर्कल में फंस के रह गया है। पर उसने देखा कि सिर्फ वही वो नदी पार नहीं कर पा रहा और ना ही पीछे जा पा रहा है, पर वो शोर बढ़ता जा रहा है। उसे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, लोग आते जाते दिख रहे हैं। अब वो पहले से भी ज्यादा परेशान है। पर वो उधर भेड़ को बड़े आराम से चारा चरते हुए देख रहा है। पृथ्वी पर वो चारा चर रही है, पानी पी रही है, नदी के पार जा रही है। वो आदमी भी बड़े आराम से सुकून से बैठा है, चारा खिलाता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़े से कपड़ा पहन रखा है उसने, चने चबा रहा है, वो मस्त लेटा हुआ है। वो भेड़ों को पकड़ने की कोशिश करता है, वो भेड़ों को पकड़ नहीं पाता। उसे आश्चर्य होता है। तो वो जाता है उस भेड़ चराने वाले के पास, कहता है कि मैं यहां पर मरने आया था और तुम मेरे सामने आ गए। तुम्हारे वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी वही आदत परिस्थितियों और लोगों पर थोपने की कि तुम्हारे वजह से मैं परेशान हूं। भेड़ चराने वाला मुस्कुराता और कहता है कि थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, वहां पर कोई लेटा हुआ है, देखो वो कितना शांत है। वो कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो फिर से मुस्कुराता कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं कोई शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के परे एक आत्मा हूं, मैं इस वक्त शरीर में हूं। उसे ये बातें बहुत ज्यादा चिढ़ पहुंचाती हैं कि शरीर, आत्मा मुझे नहीं पसंद। पर उसके कहने पर थोड़ा पीछे मुड़ के देखता और पहचानता है कि ये उसके शरीर पीछे पड़ा हुआ होता है, पूरा खून से लथपथ है। और वो उसके पास बैठ के यूं देखता है कि ये तो मैं हूं, और अपने आप को देखता है कि मैं यहां बैठा हुआ हूं। और इस चीज समझ के वो बहुत शौक में चला जाता है कि ये कैसे हो रहा है। वो अपने आप को मरा हुआ देख पा रहा है, पर वो अशांत बहुत है। तो भेड़ चराने वाला कहता है
कि तुम अपने आप को मारने की कोशिश पहले भी कर चुके हो। तुम पहाड़ी से कूदे थे, वो तुम्हारा शरीर मर चुका है। अब तुम भेड़ से भी ज्यादा गए गुजरे हो चुके हो। ये भेड़ इस पूरी पृथ्वी पर घूम सकती हैं, पानी पी सकती हैं, चारा खा सकती हैं। वो एक घास का टुकड़ा उसकी तरफ कहता है, इसे खा के दिखाओ। वो जैसी हाथ बढ़ाता, अहम उसे खा नहीं पाता क्योंकि वो घास को पकड़ नहीं पाता। वो कहता है कि बस यही तुम्हें जानना था कि तुम अब बहुत सदियों पीछे जा चुके हो। जो तुम्हें इंसानी शरीर मिला था, तुमने समझा नहीं। तुम्हें लगा ये शरीर शोर करता है, पर शरीर शोर नहीं करता। शरीर तो तुम्हारा या किसी और का भी होता, वो मर जाता अपने समय से जब उसे जाना होता। पर तुम इस पृथ्वी पर आए हो, ये एक वरदान है, ये शरीर भी वरदान है। जब हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे लिए बहुत ज्यादा खराब हैं और ये समय बहुत ज्यादा बेकार है, इस समय कुछ भी नहीं है, तो उस समय हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। 2 सेकंड बैठ कर अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं ना ही शरीर हूं, मैं ना ही ये मन हूं। मैं दुनिया में सब कुछ भी हासिल कर लूं और मैं अपने अंदर की शांति को नहीं पहचान पाया, तो सब कुछ होने पर भी मैं अशांत ही रहूंगा और इस द्वारा इस जगह फंसा रहूंगा। जैसे हर समय निकल गया और हमने बहुत सारी परिस्थितियों को आगे निकल के अपने आप को मजबूत बनाया है, ऐसी ये परिस्थितियां भी निकल जाएंगी। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, ये बस एक पहलू है। हर दिन ढलता है, रात आती है, और रात भी ढलती है, फिर दोबारा दिन आता है। अहम थोड़ा आश्चर्य में पूछता है कि भेड़ बकरियों को मैं नहीं पकड़ पा रहा, मैं नदी पार नहीं कर पा रहा, अब मैं घास को भी नहीं छू पा रहा, पर मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास भी लग रही है। तुम मुझसे कैसे बात कर पा रहे हो? तो वो कहता है कि मेरा जीवन में आने का मकसद सफल हो चुका है। मैं समझ चुका हूं कि मैं कौन हूं, और मैं इस शरीर में रहते हुए पूरे ब्रह्मांड में से किसी भी जीव से बात कर सकता हूं। इस शरीर में रहते हुए इस शरीर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। इस शरीर में आने के बाद ही मुझे पता पड़ा कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। शरीर तो यहां कभी भी किसी का भी चला जाता है। इस शरीर के परे मैं बहुत कुछ हूं, और वो बहुत कुछ जानने की शुरुआत होती है कुछ भी ना होने से। जब तुम नासमझ हो जाते हो और अपने आप को समर्पित कर देते हो इस दुनिया बनाने वाले को, उसे बुलाने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मंत्र की, ना ही कोई साधना की। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है, तुम उसकी बनाई दुनिया में हो, उसका बनाया हुआ शरीर तुम्हारे पास है, सब कुछ तो वही बना हुआ है, और तुम कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हो। और वो भेड़ चलाने वाला बहुत जोर जोर से हंसता है, और अहम बहुत रो रहा होता है। उसे देखकर उस पर दया आती है। वो कहता है कि मैं कैसे निकलूंगा। अब जो भेड़ चराने वाले हैं, वो बस देखने में भेड़ चराने वाले हैं, पर वो कुछ और है। वो उसे युक्ति तो बताते हैं, पर कहते हैं तुम्हें बहुत हजारों साल यहाँ भटकना पड़ेगा। अगर तुम संयम से भटक पाए और किसी का बुरा नहीं करा, अच्छे से जीवन जिया, तो तुम्हें दोबारा इंसान का शरीर मिलेगा, तुम्हें मुक्ति भी मिल जाएगी।